नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का। आप सभी को मालूम ही होगा, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं और बहुत ही सरल भाषा में कंप्लीट किया जा रहा है। इसे पढ़ने के बाद आपको सब कुछ बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। वैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ये पूरा कोर्स देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास जितना सिंपल आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन हम देख तो लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। मुख्य तौर पर हम पढ़ेंगे क्या, ये मैं आपको बता दूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी, वही हमें पढ़ना है। तो शुरुआत हम करेंगे जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होना शुरू होता है। वो अरब होते हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, अरब के मुसलमान। तो सबसे पहले जो मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था वो अरब आक्रमण है, अरबों के मुसलमान थे। दूसरा जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो तुर्कियों के द्वारा हुआ था। तो ये दो आक्रमण आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। हालांकि जब तुर्की आक्रमण आप पढ़ेंगे ना, इसमें एक शख्स का नाम आएगा, एक आक्रमणकारी का नाम आएगा, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के कई गुलाम थे, उनमें से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, एक नए वंश से गुलाम वंश। जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे तो इसमें टोटल 5 वंश आएंगे। जो पहला वंश होगा ना, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू किया गया होता है। तो दिल्ली सल्तनत जब समाप्त होती है तो आता है मुग़ल साम्राज्य। लेकिन ये दो साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये दक्षिण की ओर चल रहे होते हैं। ये भी हम पढ़ लेंगे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। जब दिल्ली सल्तनत का लास्ट टाइम पीरियड चल रहा होता है, अंतिम दौर चल रहा होता है, उस समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दो साम्राज्य उभर जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है मुग़ल साम्राज्य के द्वारा। जब मुग़ल साम्राज्य चलता रहता है, उसके पैरेलल में ही विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य चलते रहते हैं कुछ सालों तक। हालांकि जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद मराठाओं का उत्कर्ष, मराठा साम्राज्य पूरी डिटेल में आपको आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर मराठाओं का उत्कर्ष होता है, उनकी शुरुआत होती है, वो हम देखेंगे। तो मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का 70% जो पोर्शन है वो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य है। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य आपने पढ़ लिया तो आपको ऐसा लग जाएगा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आपने लगभग पढ़ ही लिया। तो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिलहाल चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। पहला मुस्लिम आक्रमण होता है अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अगर आप जीएस में कमज़ोर हैं, जीएस आपको मुश्किल पोर्शन लगता है, तो आपके लिए हम जीएस फाउंडेशन कोर्स लाए हैं। हमारी ऐप पर ये लॉन्च हो चुका है। श्री एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और जीएस फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। जीएस बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, सिंपल भाषा में पढ़ाया जा रहा है। 0 to हीरो आप इसे बैच को कह सकते हैं, क्योंकि बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने जीएस कभी भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस कोर्स में हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसके साथ विश्व का इतिहास भी हम आपको पढ़ाएंगे। और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल भी आप यहीं पर पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था अथवा भारतीय संविधान भी आपको पढ़ाया जाएगा और अर्थव्यवस्था का कंप्लीट कोर्स यहाँ पढ़ाया जाएगा, और करंट अफेयर के साथ ही। और सामान्य विज्ञान में जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इस सभी कोर्स के आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारी कोचिंग के बेहतरीन क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही हर चैप्टर के बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। उस टेस्ट का ऑल इंडिया लेवल पर रैंक भी आएगा, जिससे कि आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। याद रखिए, श्री एजुकेशन आप जब प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो SHRI स्पेस एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा ऐप का, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए
तो ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको और जानकारी दी जाएगी। ये जो कोर्स है आपके स्टेट पीसीएस लेवल तक के लिए काम आएगा। ये स्टेट पीसीएस तक के एसएससी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, एसआई, लेखपाल, पटवारी, इन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा कई स्टूडेंट क्लास नोट्स मांग रहे थे अलग से, तो क्लास नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं जीएस के क्लास नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? अरब आक्रमण, अरबों के द्वारा हुआ था, ये सबसे पहला प्रश्न बन गया। और दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तुर्कियों का हुआ था। ठीक है, वो पहला अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो अरब आक्रमण पर बना रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अरब आक्रमण, फिर तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्की आक्रमण सबसे पहले होता है महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी वही शख्स है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, सब मैं आपको बताऊंगा इतिहास की। महमूद गजनवी गजनवी साम्राज्य का था। जब गजनवी साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो एक गौरी साम्राज्य या गोर साम्राज्य उभर कर आता है जिसमें मोहम्मद गौरी होता है। ये दूसरा तुर्की आक्रमण था, भारत पर दूसरा तुर्की आक्रमण। मोहम्मद गौरी आप पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। तो फिलहाल आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसने 1712 ईस्वी में अरब से आकर भारत पर आक्रमण किया था। तो मैं आपको बताऊं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो ये मैप देख लीजिए। आज का जो सिंध वाला इलाका है जो पाकिस्तान में चला गया है, तो इस सिंध वाले इलाके में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आकर आक्रमण किया था। सिंध वाले क्षेत्र पे उस समय राज हुआ करता था राजा दाहिर का। उस समय हिंदू राजा थे, राजा दाहिर। सिंध के पास एक जगह है रेवार या रावर भी इसे कहा जाता है। इसी जगह पर इन दोनों का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद कासिम जीत जाता है, राजा दाहिर की हार हो जाती है। और 1712 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध या रेवार का युद्ध, इसमें कासिम की जीत हो जाती है, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। इसके साथ ये सिंध पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके जस्ट एक वर्ष के बाद ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, मुल्तान को भी अपने अंडर में ले लेता है। तो मोहम्मद बिन कासिम की ये दो सफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सिंध और मुल्तान की। तो जो ये कलर्ड एरिया है ये मोहम्मद बिन कासिम का साम्राज्य था भारत वाले आसपास क्षेत्र में। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था उसका कारण क्या था। वो कारण आपको जानना है, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो धन की लूटपाट करना। भारत उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये बात पूरे आसपास के जो देशवासी थे उनको मालूम हो गई, तो सभी की चाह होती थी भारत पर लूटपाट की जाए। तो यही इनका पहला उद्देश्य था कि भारत पर लूटपाट करना। तो उसी दृष्टि से ये अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले भी कई अरबी जो थे वो भारत पर आक्रमण कर चुके थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। सफल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। और दूसरा इनका जो कारण था, इस्लाम धर्म का ये प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था। तो भारत में अभी तक मुस्लिम जो इस्लाम था वो नहीं पहुंचा था, और ये भारत में भी इस्लाम को फैलाना चाह रहे थे। ये भी इनका एक उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य ये था, जो अरब व्यापारी थे, अरब देश से आने वाले जो व्यापारी थे, जो भारत से व्यापार करते थे, और आपके सिंहल देश, सिंहल द्वीप जिसे कहा जाता था, आज की डेट में आप श्रीलंका के नाम से जिसे जानते हैं, उनसे वो व्यापार किया करते थे। जब भी वो व्यापार करके अपने देश की ओर जाया करते थे, तो सिंध के पास एक लुटेरी जनजाति रहती थी, वो उनको लूट लिया करती थी। उन व्यापारियों से उनका सामान लूट लिया करती थी, उनसे धन लूट लिया करती थी। इससे बहुत वो परेशान थे, इसलिए वो सिंध वाले क्षेत्र में अपना कब्जा करना चाहते थे। सिंध वाले क्षेत्र में अगर वो अपना कब्जा कर लेंगे तो इनकी लूटपाट जो होगी वो बंद हो जाएगी। ये भी इनका एक कारण था, और यही कारण बना 708 ईस्वी में। यही एक मुख्य कारण बना 708 ईस्वी में। 708 ईस्वी में एक ऐसी घटना घट गई जिसके कारण
अरबों को एक मौका मिल गया भारत पर आक्रमण करने का। वो घटना ये थी 708 ईस्वी में एक जहाज़ आ रहा था। ये जहाज़ जा रहा था इराक की तरफ। कहाँ से आ रहा था? श्रीलंका से आ रहा था, इराक की तरफ जा रहा था। लेकिन ज्यों ही ये सिंध के पास पहुंचा, सिंध के पास एक बंदरगाह है देवल बंदरगाह। सिंध के पास एक बंदरगाह थी देवल बंदरगाह। उसी बंदरगाह के पास आकर इस जहाज़ को लूट लिया जाता है। इस जहाज़ से पहले वाली कहानी मैं आपको बताऊं, ये जहाज़ क्यों आ रहा था। देखिए, श्रीलंका में कई अरब व्यापारी रहते थे। अरब के रहने वाले कई अरब व्यापारी रहते थे। तो उसी में से एक व्यापारी की जो है जहाज़ डूबने के कारण, एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है। और उस व्यापारी से संबंधित जो परिवार था वो श्रीलंका में ही रह गया था। अब वो जो बाल बच्चे, बीवी जो थी वो श्रीलंका में ही फंस गई। तो श्रीलंका की जो राजा थे उन्होंने ये सूचना पहुंचा दी इराक में कि ये जो फैमिली है आपकी इस फैमिली को हम इराक की ओर भेज रहे हैं। वो जो व्यापारी था इराक का रहने वाला था। तो श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने 8 जहाज़ में उपहार भेज दिए और उस फैमिली को भेज दिया और बहुत सारा सामान साथ में भेज दिया इराक की ओर। जो ही ये इराक की तरफ जा रहा था, रास्ते में भारत का जो सिंध वाला जो क्षेत्र है जिसमें देवल बंदरगाह के पास जो लुटेरी जनजाति थी उन्होंने उसे लूट लिया, उन सामान को लूट लिया। ये जब बात पहुंची इराक के राज्यपाल के पास, उस समय इराक के राज्यपाल अल हज्जाज बिन यूसुफ थे। अल हज्जाज बिन यूसुफ के पास जब ये बात पहुंची, उन्होंने राजा दाहिर को ये सूचना दी। राजा दाहिर उस समय सिंध के राजा हुआ करते थे, जिसे मोहम्मद कासिम ने हराया है, अभी आगे हराएगा। अभी मैं आपको कहानी 708 ईस्वी की बता रहा हूँ। तो अल हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को सूचना दी कि भाई साहब, हमारे जो देश के रहने वाले लोग थे वो हमारे भारत की ओर आ रहे थे। एक तो वो फैमिली पहले से दुखी है और उसे आपकी जो लुटेरी जनजाति है उन्होंने लूट लिया। तो राजा दाहिर ने जवाब दिया, जो लुटेरी जनजाति है उनसे तो हम खुद ही परेशान हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये जवाब सुनकर अल हज्जाज बिन यूसुफ को सही नहीं लगा। तो उन्होंने अपने दामाद, और वही इनका भतीजा भी था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो यही एक तत्कालीन कारण बनकर उभरा था जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंध वाले क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण क्यों हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जब आक्रमण हो गया, अरबों का आक्रमण हो गया, तो प्रभाव क्या पड़ा। हमारे देश में कोई बाहर का कोई रह कर जाएगा तो उसकी संस्कृति, उसका जो कल्चर है हमारे ऊपर तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालेगा ही नहीं। तो वही क्या इफ़ेक्ट पड़े थे, क्या प्रभाव पड़े थे, वो देखना है कि भारत पर अरबियों के आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े थे। सबसे पहले तो इस्लाम धर्म भारत में आ गया था। इससे पहले हम इस्लाम को जानते नहीं थे और उस समय भारत में कोई भी मुस्लिम जो है आक्रमण नहीं हुए थे। ये पहला मुस्लिम आक्रमण था, तो इसके कारण से इस्लाम का प्रचार हो गया हमारे भारत में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जजिया कर की शुरुआत पहली बार हुई। जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता है जो धर्म के नाम पर लिया जाता है, और ये जो टैक्स होता है ये जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनसे लिया जाता है। मतलब ये मुसलमानों के द्वारा लगाया जाता है और जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा लगाया जाता था, और ये मुस्लिमों को छोड़कर बाकी अन्य जो धर्म के लोग थे उनसे ये लिया जाता था। तो ये जजिया कर था। तो जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई, जो पहला अरबी आक्रमणकारी था जो सफल हो गया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, जजिया कर की जो शुरुआत है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होती है। इसके बाद जजिया कर दिल्ली सल्तनत में भी आप देखते आएंगे, मुग़ल साम्राज्य जब पढ़ेंगे तब भी ये देखते आएंगे। तो जजिया कर की शुरुआत आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई थी। ठीक है, और ये जजिया कर शुरुआत में कहाँ पर लगाया था? सिंध वाले क्षेत्र में लगाया गया था। और खजूर की खेती की शुरुआत हो गई भारत में। इससे पहले हम खजूर की खेती नहीं करना जानते थे, और इनके आने से खजूर की खेती भारत में होना शुरू हो गया। इसके अलावा ऊँट पालने की प्रथा भी हमने शुरू कर दी। हम ऊँट नहीं पाला करते थे, लेकिन ज्यों ही हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, यहाँ पर मुस्लिम रह के चले गए, तो हमें ऊँट पालने की प्रथा भी आ गई, ऊँट भी हम पालने लग गए। और दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत हो गई। भारत में
दिरहम नामक जो मुद्रा की शुरुआत हो गई। एक मुद्रा है उसका नाम दिरहम उन्होंने रखा था, उसकी शुरुआत हो गई। सऊदी अरब जो है उसकी जो करेंसी है दिरहम ही उसका नाम है। इसके अलावा अरबियों ने हमारे भारत से भी कुछ सीखा। वो क्या सीखा? दशमलव प्रणाली सीखी उन्होंने। तो अरबियों ने हमारे भारत से डेसिमल सिस्टम सीखा। और मानसून जो शब्द है ना, आज हम मानसून शब्द यूज़ करते हैं, ये अरबियों की ही देन है। इन्हीं के द्वारा ये शब्द दिया गया है। और जो मैपिंग मानचित्र कला, ये हमने शुरुआत में अरबों से ही सीखी थी, अरबियों से ही सीखी थी। इसके अलावा एक अल फज़ारी नाम का कवि था, वो एक अरबी हुआ करता था। इसने ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित एक पुस्तक थी जिसका नाम ब्रह्मा सिद्धांत था, इसको अरबी में अनुवाद कराया। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि अल फज़ारी के द्वारा, जो अरबी अल फज़ारी था, इसके द्वारा किस पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया था? तो ब्रह्मा सिद्धांत। ये किसके द्वारा रचित है? ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा और भी पुस्तकों को अरबी भाषा में कन्वर्ट कराया गया था, अनुवाद कराया गया था। जैसे आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत है वो, चरक संहिता जो है, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, ये पुस्तकें हैं, इनको भी अरबी भाषा में कन्वर्ट कराया गया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप ब्रह्मा सिद्धांत याद रखिएगा। तो ये प्रभाव पड़े भारत पर अरबियों के आक्रमण से। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम वो पहला अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी, याद रखिए। ये पहला अरबी आक्रमणकारी था जो सफल हुआ था। इससे पहले भी अरबियों ने कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। इसने सिंध वाले इलाके में आक्रमण किया और उस समय सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर नाम था इनका, इनसे एक युद्ध लड़ा गया। और युद्ध जो लड़ा गया था वो रावर जगह पर लड़ा गया था। ठीक है, रेवार जगह पर लड़ा गया था 712 ईस्वी में। यहाँ पर मोहम्मद कासिम जीत जाता है और सिंध को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके 1 साल के बाद वो मुल्तान पर भी आक्रमण कर देता है। अब मुल्तान आज की डेट में पाकिस्तान में है। मुल्तान पर भी अधिकार कर लेता है 713 ईस्वी में। तो उसके बाद अपने साम्राज्य को धीरे धीरे ये बढ़ाता है। इनका मेन जो उद्देश्य था, साम्राज्य को बढ़ाना उद्देश्य नहीं था। इनका जो मेन उद्देश्य हुआ करता था, इनका जो मेन उद्देश्य था वो धन की लूटपाट करना था। इसलिए ये भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में ही सीमित रह गए, ये आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य था ही नहीं साम्राज्य को बढ़ाना, बस ये लूटपाट करने आते थे। साम्राज्य विस्तार करने का जो उद्देश्य आएगा वो मोहम्मद गोरी के टाइम से आएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। अब इनका आक्रमण का कारण क्या था? सबसे मुख्य उद्देश्य हमने आपको बता दिया, धन की लूटपाट करना था। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, साम्राज्य विस्तार इनका मेन उद्देश्य नहीं था। साम्राज्य विस्तार इनका मेन उद्देश्य नहीं था। एक जगह ये जीता करते थे, वहाँ लूटपाट करके फिर दूसरी जगह चले जाया करते थे। ऐसे नहीं जो जीत लिया इन्होंने क्षेत्र, वहाँ पे अपना कोई सूबेदार नियुक्त कर दिया या कोई और अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं करते थे। ये लूटपाट करके भाग जाया करते थे। ठीक है, इसी प्रकार आप जब तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में, वो भी ऐसे ही किया करता था। तो धन की लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और ये इसलिए आक्रमण करना चाह रहे थे सिंध वाले इलाके में क्योंकि ये परेशान हो गए थे, लुटेरी जनजातियों से परेशान हो गए थे। जो सिंध वाले क्षेत्र में यहाँ पर बंदरगाह देखेंगे आप, ये देख लीजिए मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदरगाह, देवल बंदरगाह, ये देखिए देवल बंदरगाह है ये। इसी बंदरगाह के आसपास इनसे लूट लिया करते थे जहाज़। जैसे समुद्री जहाज़ जो है ना, भारत से व्यापार करके या श्रीलंका से व्यापार करके इन क्षेत्र से जब जाया करते थे तो यहाँ इनके साथ लूटपाट हो जाया करती थी। इसलिए ये बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए चाहते थे कि ये वाला क्षेत्र हमारे कब्जे में आ जाए ताकि ये जो लुटेरे हैं यहाँ से समाप्त हो जाएं। 708 ईस्वी में इसी प्रकार की कोई घटना घटी कि इनको एक कारण मिल गया भारत पर धावा बोलने का, और इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर धावा बोल दिया। 708 ईस्वी की बात है, जो कई अरबी जो व्यापारी थे श्रीलंका भी रहा करते थे। श्रीलंका में एक हादसा हो गया, एक व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। तो श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने उस व्यापारी के जो पत्नी थी, उसके जो बाल बच्चे थे, उनको उनके देश भेजने के लिए जहाज़ से रवाना कर दिया। इराक उनका जो देश था वहाँ पर जाना था। ज्यों ही वो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरा, जो देवल बंदरगाह है वहाँ पर उनके साथ लूटपाट हो जाती है और
जो इराक़ के उस समय राज्यपाल हुआ करते थे वो अल-हज्जाज बिन यूसुफ़ थे। जब इनको ये बात पता लगती है कि ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो गई है तो ये सिंध के राजा दाहिर से सूचना उनको देते हैं कि ऐसी आपके यहाँ घटना हो गई है, जितना नुकसान हुआ वो नुकसान भर के उनको हमारे यहाँ दोबारा भेज दीजिए। लेकिन राजा दाहिर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जिन्होंने लूटा है, जो लुटेरी जनजाति वालों ने लूटा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनसे हम खुद परेशान हैं। तो अल-हज्जाज बिन यूसुफ़ को शायद अच्छा ना लगा हो, इसलिए उन्होंने सिंध पर आक्रमण करने के लिए अपने भतीजे और वही उनका दामाद भी बन गया था मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेज दिया और इसने सिंध को लूटा, उसके बाद मुल्तान को लूटा, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब प्रभाव क्या पड़ा? इस्लाम धर्म भारत में आ गया। भारत में जजिया कर, ये याद रखिएगा, जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई है। खजूर की खेती शुरू हो गई, ऊँट पालने की प्रथा शुरू हो गई, एक मुद्रा शुरुआत कर दी जिसका नाम दिरहम था, और दशमलव प्रणाली उन्होंने हमसे सीखी है। मानसून शब्द हमने सीखा है, मानचित्र कला हमने सीखी है, और ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित एक पुस्तक थी ब्रह्मा सिद्धांत, इसको अरबी भाषा में कन्वर्ट कर लाया गया अल-फज़ारी के द्वारा, और कई और पुस्तकों को अरबी भाषा में कन्वर्ट कराया गया था। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बताया गया है जीएस के क्लास नोट्स आप ज़रूर ले लीजिए, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लास नोट्स होंगे, उन्हें पढ़ने के बाद इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। जीएस अगर आपका कमज़ोर है तो जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा 0 to हीरो लेवल है। इसे पढ़ने के बाद आप जीएस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।